हेलो गाइस, आज से मैं सीपीसी की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि हम सेक्शन 1 से सेक्शन 158 तक सारे सेक्शंस को पढ़ेंगे। ऑर्डर्स भी हम पढ़ेंगे और पहले मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद पेयर एक्ट रेफर करेंगे। तो सेक्शन 1 में पहला हमारा मेन टॉपिक है प्रीलिमिनरी। सेक्शन 1 से सेक्शन 8 तक की बातें बताई गई हैं। तो सेक्शन 1 हमारा शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड की बातें करता है, जो कि सेक्शन 1 सीपीसी बताता है कि इस एक्ट का नेम क्या है, मतलब शॉर्ट टाइटल, कब से लागू हुआ कमेंसमेंट, और कहाँ कहाँ लागू होता है एक्सटेंड। तो मेन चीज़ सेक्शन 1 हमारा ये बताता है कि शॉर्ट टाइटल क्या है, कमेंसमेंट क्या है और एक्सटेंड क्या है। इसलिए इसे आइडेंटिटी सेक्शन भी बोल सकते हैं। अब फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइटल, मीन्स नेम क्या है। तो सबसे पहले नेम क्या है, तो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये हमारा बेयर एक्ट या हमारे सीपीसी का नाम है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट का नाम है। कोड का मतलब इस कानून का शॉर्ट नेम है सीपीसी 1908। एग्ज़ाम में लिख सकते हो, दिस एक्ट में बी cited as the Code of Civil Procedure 1908। अब कमेंसमेंट क्या है, तो कमेंसमेंट कब से लागू हुआ। तो हमारा ये एक्ट कब से लागू हुआ है, 1 जनवरी 1909 से हमारा ये एक्ट लागू हुआ है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेट को याद रखना। ये 1 जनवरी 1909 से हमारा सीपीसी एक्ट लागू हुआ है। मतलब सीपीसी बना 1908 में, लेकिन लागू हुआ 1 जनवरी 1909 में। इस डेट से कोर्ट ने सीपीसी फॉलो करना स्टार्ट किया। एक्सटेंड कहाँ कहाँ लागू होता है। अब ये हमारा एक्ट कहाँ कहाँ, मतलब कोर्ट जो है कहाँ कहाँ लगता है, तो होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में लगता है। मीन्स सीपीसी पूरे इंडिया में लागू होता है। फिर एक्सेप्ट कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारा ये एक्ट कोड नहीं लगता है। नागालैंड ट्राइबल एरियाज़, 6 शेड्यूल होल एरियाज़, 6 शेड्यूल वाले जितने भी एरियाज़ हैं उनमें नहीं लगता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से वहाँ भी लागू कर सकती है। लेकिन हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से वहाँ भी लागू कर सकती है। सिंपल एक मैंने टेबल बना दिया था कि शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड, जिसमें नेम, डेट, एरिया पता है, लिखा हुआ। नेम क्या है, सीपीसी 1908, डेट 1 जनवरी 1909 में कमेंसमेंट, और एक्सटेंड एरिया होल इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड प्लस ट्राइबल एरियाज़। और एक मैंने मेमोरी ट्रिक भी बना दी है, NDE फार्मूला, मतलब नेम, डेट, ई से एक्सटेंड। ठीक, अब हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड की बात करता है। फर्स्ट है, दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सेकंड है, सेकंड क्लॉज में, इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। और आगे बोला गया है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्लॉज है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। प्रोवाइजो भी है कि स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट extend the provisions of this code or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। वही जो मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इन जगहों में भी लागू करा सकती है। एक्सप्लेनेशन एक दी गई है कि इन दिस क्लॉज ट्राइबल एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ का मतलब बताएगी ट्राइबल एरियाज़ होते क्या। तो उसका मतलब है ऐसे टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर 21 डे ऑफ जनवरी 1972 के
जो पहले के हैं उनको ट्राइबल एरियाज बोला जाता है। बट इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम आर रेफर टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्लॉज 4 बताया इन रिलेशन टू द अमिनदीवी आइलैंड and the state Godavari, West Godavari and Visakhapatnam agencies in the state of Andhra Pradesh and the Union Territory of Lakshadweep, ये जो एप्लीकेशन है इस कोड का शैल बी बिना प्रिजुडिस टू द एप्लीकेशन की ऑफ एनी कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशंस फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन सच आइलैंड एजेंसीज और सच यूनियन टेरिटरी एज द केस में भी रिलेटेड है किसी एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड से। अब हम सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 अब हमारा क्या बोलता है, तो सेक्शन 2 में हमारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन हमारी दी गई है कोड की, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में। मतलब क्या है, यहाँ कोड का मतलब है सिर्फ बेयर एक्ट CPC 1908 नहीं, बल्कि उसके ऑर्डर्स प्लस रूल्स प्लस अमेंडमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो कोड का वही मतलब सिंपल से बताया गया है कि सिर्फ आप बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको बस नहीं बोलोगे कोड है, वो CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वो बस नहीं होता है। कोड मतलब होता है ऑर्डर्स रूल्स अमेंडमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं कोड में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जब भी CPC में कोड लिखा हो उसमें फर्स्ट शेड्यूल के ऑर्डर्स एंड रूल्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड होंगे। रूल्स भी स्टैट्यूटरी फोर्स रखते हैं। तो वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि CPC में जब भी कोड अगर लिखा है तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल के जितने भी ऑर्डर्स हैं रूल्स हैं और ऑटोमेटिकली जो इंक्लूड होंगे, रूल्स भी स्टैट्यूटरी फोर्स रखते हैं। ठीक, तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं बेयर एक्ट से क्या दी गई है हमारी सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 की क्लॉज 1 में। डेफिनेशन इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। एक लाइन दी गई है कि इस एक्ट का अनलेस देयर इज़ एनीथिंग कुछ भी ऐसा जो रिपग्नेंट है इन दिस सब्जेक्ट से या इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। फर्स्ट है कोड। कोड मतलब इंक्लूड्स रूल। कोड का क्या मतलब है, एक सिंपल बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। कोड का मतलब इंक्लूड्स रूल्स, और मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। कोड का मतलब रूल्स वही कि इंक्लूड्स रूल्स, उसमें बोला ना रूल्स हमारे आएंगे, अमेंडमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, ये सब इंक्लूड होगा। सिर्फ कोड का मतलब ये नहीं होता है सिविल प्रोसीजर कोड। अब सेक्शन 2 ये सेक्शन 2 में सेक्शन 2 की क्लॉज 2 में डिक्री की डेफिनेशन दी गई है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है डिक्री, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिक्री का मतलब होता है कोर्ट का फॉर्मल रिटन डिसीज़न जो सूट में पार्टीज़ के राइट्स को फाइनल तरीके से डिसाइड करता है। तो डिक्री का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल रिटन डिसीज़न है जो सूट में पार्टीज़ के राइट्स को फाइनल तरीके से डिसाइड करता है। जो भी हमारे पार्टीज़ के राइट्स हैं उनको फाइनल तरीके से क्या करता है, डिसाइड करता है। तो डिक्री कौन देती है, कोर्ट देती है। तो कोर्ट जो है वो क्या करती है, जो भी पार्टीज़ होते हैं, मतलब जो भी पार्टीज़ हमारे हो गए, वो प्लेंटिफ हो गए, डिफेंडेंट हो गए, तो उनके अगेंस्ट या प्लेंटिफ के अगेंस्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी राइट्स फाइनल तरीके से डिसाइड करता है कोर्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्री बोलते हैं। और अब हम डिक्री की डेफिनेशन जो बेयर एक्ट में दी गई तो उसको हम ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, फिर हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है फॉर्मल एक्सप्रेशन बताया गया। फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, कोर्ट का डिसीज़न प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। कोई भी अगर कोर्ट डिसीज़न दे रही है वो एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में हमेशा होना चाहिए। सिर्फ जजमेंट सुनाना इनफ नहीं है, कोई अगर कोर्ट जजमेंट दे रही है उतना बस काफ़ी नहीं होगा, डिसीज़न जो है एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में देना होगा कोर्ट को। डिक्री
जजमेंट के बाद ड्राफ्ट होती है। और डिक्री हमेशा कब ड्राफ्ट होती है? जजमेंट के बाद होती है। ऑर्डर 20 CPC, ऑर्डर 20 CPC का बताया गया है कि जो डिक्री है हमारी हमेशा कब ड्राफ्ट होती है? जजमेंट के बाद। अब जजमेंट क्या है? जजमेंट क्या होता है? जजमेंट एक रीज़न होता है। जजमेंट हमारा रीज़न होता है। और डिक्री क्या होती है? फाइनल ऑपरेटिव पार्ट होता है, जहाँ पे ये अगर प्लांटिफ को एक्ट करना पड़ेगा इसके आगे अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट डिक्री देगी, या फिर डिफेंडेंट को एक्ट करना पड़ेगा जो भी हमारी कोर्ट डिक्री देगी। एग्ज़ाम पॉइंट से है कि ओरल ऑर्डर, अगर कोई ओरल ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो इक्वल्स टू डिक्री नहीं मानी जाएगी। ये एक एग्ज़ाम पॉइंट से याद रखने के लिए है। अब सेकंड है ऑफ एन एडजुडिकेशन। ऑफ एन एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? कोर्ट का जुडिशियल डिटर्मिनेशन। कोर्ट का क्या है? एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन है जहाँ पे पार्टीज़ के डिस्प्यूट को डिसाइड करना है, कि पार्टीज़ का जो भी डिस्प्यूट है उसको डिसाइड करने को हम एडजुडिकेशन बोलते हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोसीजरल ऑर्डर है वो डिक्री नहीं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोसीजरल ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। थर्ड में कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। इसमें डिक्री में एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होती है। ये हम एक एसेंशियल की तरफ से पढ़ लेते हैं कि हमारा एसेंशियल भी है डिक्री का, तो हम इसमें लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या है? एसेंशियल भी है। थर्ड में हमारा कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब है कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वो उस स्टेज पर फाइनल है। कोर्ट ने जो भी डिसाइड किया है वो उस स्टेज में फाइनल होगा। टेम्परेरी या इंटरिम डिसीजन नहीं, कोई टेम्परेरी या इंटरिम डिसीजन नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे कोर्ट जो भी डिसाइड करती है वो फाइनल माना जाएगा। एक केस भी है, मेजर SS खन्ना वर्सेस ब्रिग FJ ढिल्लो, 1964 का केस था, जहाँ पे डिक्री तब होगी जब राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन हों। तो डिक्री कब मानी जाएगी? जहाँ पे राइट्स, पार्टीज़ के राइट्स कंक्लूसिवली क्या हों? डिटरमाइन किए गए हों। फिर फोर्थ पॉइंट है राइट्स ऑफ द पार्टीज़। पार्टीज़ के राइट्स बताया गया। अब पार्टीज़ की क्या राइट्स हैं? डिक्री हमेशा सब्सटेंटिव राइट्स डिसाइड करती है। डिक्री हमेशा सब्सटेंटिव राइट्स डिसाइड करती है। सिर्फ प्रोसीजरल डायरेक्शन जैसे एडजमेंट डिक्री नहीं होती है। प्रोसीजर बस नहीं होता है, एक सब्सटेंटिव राइट्स हमेशा डिसाइड करती है। सब्सटेंटिव में मतलब राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ही होते हैं। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती है सब्सटेंटिव का मतलब। तो डिक्री हमेशा सब्सटेंटिव राइट्स डिसाइड करते हैं, प्रोसीजरल डायरेक्शंस नहीं देते। जैसे एडजमेंट कर दिया तो डिक्री नहीं होती। एक एग्जांपल से समझाया गया कि ओनरशिप डिसाइड की, अगर कोई ओनरशिप डिसाइड कर रहा है तो वो डिक्री है। डेट फिक्स की तो डिक्री नहीं है। अगर कोई ओनरशिप डिसाइड करता है तो वो डिक्री हम मानेंगे, लेकिन अगर कोई डेट फिक्स कर रहा है, कोर्ट अगर डेट फिक्स कर रही है तो वो डिक्री नहीं है। और अगर ओनरशिप डिसाइड की है तो वो डिक्री है। तो यही है राइट्स ऑफ द पार्टीज़। पार्टीज़ का क्या राइट है? एक सब्सटेंटिव राइट होना चाहिए कि ओनरशिप डिसाइड हो रही है पार्टी की तो वो डिक्री है, और डेट फिक्स डिक्री नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है विथ रिगार्ड्स टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी। अब विथ रिगार्ड्स टू जितनी ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स जो भी कॉन्ट्रोवर्सी में है, मतलब है पूरा सूट डिसाइड करें, मतलब हमेशा क्या होगा? पूरा सूट डिसाइड करना होगा, उसी को हम फाइनल डिक्री बोलते हैं। सिर्फ कुछ इश्यूज़ डिसाइड करें, प्रिलिमिनरी डिक्री है। इसलिए डेफिनेशन में लिखा है ऑल और एनी, मतलब हमेशा कोई भी आप इशू डिसाइड कर रहे हो तो वो पूरा होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए, फाइनल डिग्री आनी चाहिए। फिर सिक्स्थ पॉइंट है इन द सूट में। तो डिग्री सिर्फ सूट में पास होती है। डिग्री ऑलवेज कहाँ पे पास होती है? सूट में। वैसे डिग्री कोई थोड़ी दे देता है, तो डिग्री हमेशा सूट में ही
पास होती है। एग्जीक्यूशन अपील मिसलेनियस प्रोसीडिंग में डिक्री नहीं होती। अगर कोई एग्जीक्यूशन कर रहा है, अपील कर रहा है, मिसलेनियस प्रोसीडिंग है, तो उसमें डिक्री नहीं होती है। डिक्री हमेशा होती है सूट में। डिक्री हमेशा सूट में होती है। एग्जीक्यूशन अपील मिसलेनियस में डिक्री नहीं मानते हैं, डिक्री नहीं होती है। और 7th पॉइंट है मे बी ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। या तो ये प्रिलिमिनरी हो सकती है तो फाइनल, और यही मैंने पॉइंट इसी के टाइप्स ऑफ डिग्री भी आप बोल सकते हो। जैसे कि प्रिलिमिनरी डिग्री, पहली है प्रिलिमिनरी डिग्री, जब सूट कम्प्लीटली डिस्पोज नहीं होता, फर्दर प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड, मतलब हमारी ऐसा सूट जो कि कम्प्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ है तो उसे हम प्रिलिमिनरी डिग्री बोलेंगे। एग्जाम्पल पार्टीशन सूट, सूट का मतलब सूट काहे का आया, पार्टीशन का। तो जहाँ पे शेयर डिसाइड होगा, शेयर बस डिसाइड हुए हैं तो उसे हम प्रिलिमिनरी डिग्री बोलेंगे। एक्चुअल डिवीजन बाद में होगा तो वो फाइनल डिग्री होगा। तो यही है प्रिलिमिनरी डिग्री। एक केस है वेंकटा रेड्डी वर्सेस पेठी रेड्डी, 1963 का केस है, जहाँ पे प्रिलिमिनरी डिग्री भी फाइनल होती है मैटर्स डिसाइडेड के रिस्पेक्ट में। जो हमारी प्रिलिमिनरी डिग्री है वो भी फाइनल मानते हैं मैटर्स डिसाइड, जो भी मैटर्स के जैसा हमारा मैटर रहेगा उसके हिसाब से हम डिग्री को मानेंगे। तो इस केस में प्रिलिमिनरी डिग्री को ही फाइनल डिग्री मान लिया गया था क्योंकि हमारा केस ऐसा था, सूट ऐसा था। अब सेकंड हमारा पॉइंट है टाइप्स में फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री क्या होती है, जब सूट कम्प्लीटली डिस्पोज हो जाए, जब हमारा सूट कम्प्लीट डिस्पोज हो जाए उसे हम फाइनल डिग्री बोलते हैं। और थर्ड है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। थर्ड पॉइंट है पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, कुछ मैटर्स फाइनल कुछ बाकी। तो पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल का मतलब कुछ मैटर्स अभी फाइनल हैं और कुछ मैटर्स बाकी हैं। इंक्लूडेड इन डिक्री, डिक्री को इंक्लूड, अब डिक्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो फर्स्ट है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गई है तो वो डिक्री में इंक्लूड होगा। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का 2 टेक्निकली ऑर्डर है लेकिन डेफिनेशन में डिक्री माना गया है। ये टेक्निकली एक ऑर्डर है लेकिन डेफिनेशन में इसको डिक्री माना गया है। और सेकंड है डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 144 CPC का, जहाँ पे रेस्टिट्यूशन का मैटर है वहाँ पे भी डिक्री को इंक्लूड किया गया। और सेक्शन 144 हम आगे चल के फिर पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। बस अब इतना जान लो कि रेस्टिट्यूशन मैटर है तो वो इंक्लूड किया गया है डिक्री में। अब डिक्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, तो डिक्री में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। फर्स्ट है एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एज अपील फ्रॉम ऑर्डर, जो अपीलेबल ऑर्डर हैं, ऐसे ऑर्डर जो अपील में जाएंगे तो वो डिक्री नहीं होती है। सेकंड है ऑर्डर ऑफ डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट, ऐसा ऑर्डर जो कि डिसमिस कर दिया गया कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट में, ऑर्डर 9 रूल 8, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अगर प्लेंटिफ एब्सेंट है, डिसमिसल है, अगर प्लेंटिफ एब्सेंट था तो डिसमिस कर दिया गया तो ये डिक्री नहीं है, ये डिक्री नहीं होती है, तो ये डिक्री में इंक्लूड नहीं होते हैं ये सारे पॉइंट्स। तो नोट एक दिया गया है कि सारे एसेंशियल प्रेजेंट रहना चाहिए, नहीं तो डिक्री नहीं है। अब जितने भी मैंने एसेंशियल पॉइंट्स बताए गए हैं 6-7 जो भी पॉइंट्स थे, तो वो सारे एसेंशियल्स होने चाहिए तभी डिक्री मानी जाएगी, नहीं तो वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। अब हमारा डिक्री कंप्लीट हो गया है। अब हम बेयर एक्ट से रेफ़र कर लेते हैं एक बार डिक्री क्या बताया गया है बेयर एक्ट में हमारे। तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री का मतलब है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन मैंने बताया गया है। ऑफ एन एडजुडिकेशन, ये भी एक पॉइंट है, एडजुडिकेशन ये पहला। ये दूसरा, फॉर विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regards to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to be include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144 but shall not include a any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, or B
एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। एक्सप्लेनेशन एक दिया गया है कि अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely dispose of the suit. It may be partly preliminary and partly final. तो एक्सप्लेनेशन हमारा ये बता रहा है कि कोई भी डिक्री हमारी प्रिलिमिनरी ही होगी, फर्दर अगर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट, जब तक हमारा कम्प्लीटली डिस्पोज नहीं हो जाता वो सूट, तो वो हमारी डिक्री कैसी मानी जाएगी, प्रिलिमिनरी डिक्री। और फाइनल कब होगी, जब एडजुडिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा सूट, तब वो फाइनल डिक्री माना जाएगा। इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल माना जाएगा। तो ये हमारा है डिक्री। अब हम सेक्शन 2 का क्लॉज 3 पढ़ लेते हैं, डिक्री होल्डर की। तो डिक्री होल्डर क्या होता है, इन हुज फेवर, जिसके फेवर में डिक्री दी जाती है उसे हम डिक्री होल्डर बोलते हैं। जिसके बेनिफिट में कोर्ट ने डिसीज़न दिया है वो सक्सेसफुल पार्टी होती है। तो डिक्री होल्डर होता क्या है कि जिसकी कोर्ट जो है जिसके बेनिफिट में डिक्री देती है उसे हम डिक्री होल्डर बोलते हैं, वो सक्सेसफुल पार्टी होती है। और सेकंड एक पॉइंट है कि डिक्री हैज़ बीन पास्ड। डिक्री क्या होती है, पास की जाती है, उसके फेवर में डिक्री प्रोनाउंस हुई है, उसके फेवर में डिक्री प्रोनाउंस हुई है, तो डिक्री होल्डर। और थर्ड में डिक्री होल्डर क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे कि ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑर्डर जो है ऐसा ऑर्डर जो कैपेबल एग्जीक्यूशन के लिए, सिर्फ डिक्री ही नहीं, अगर कोई एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर है जैसे मेंटेनेंस ऑर्डर, तो उसका बेनिफिशियरी भी डिक्री होल्डर ही माना जाएगा। मतलब डिक्री होल्डर का बस वो इंसान नहीं होता डिक्री होल्डर जो कि बेनिफिशियरी जिसके फेवर में डिक्री दी जा रही है, और वो वही बस डिक्री होल्डर नहीं, अगर मेंटेनेंस का भी अगर केस आता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर भी आता है, उसे भी हम डिक्री होल्डर बोलते हैं, क्योंकि उसके बेनिफिट में उसके फेवर में डिक्री दी गई है। कुछ ऐसे अदर पॉइंट्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट है कि डिक्री होल्डर नेसेसरीली प्लेंटिफ ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। वही चीज़ है कि डिक्री होल्डर ज़रूरी नहीं होता कि प्लेंटिफ ही हो, डिफेंडेंट भी हमारा डिक्री होल्डर हो सकता है। डिफेंडेंट भी डिक्री होल्डर हो सकता है अगर काउंटर क्लेम में जीत गया हो। सेकंड है लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिक्री होल्डर बन सकते हैं। अलार्ट, जैसे कि अगर कोई पार्टी क्या हो गया है, डिसीज़ हो गया, कोई भी पार्टी अगर वो डिसीज्ड हो गया है तो हम इसके एलआर भी क्या बन सकते हैं, डिग्री होल्डर बन सकते हैं। सेक्शन 146 सीपीसी का बताया गया है, आगे चल के हम इसको पढ़ लेंगे। असाइनमेंट के थ्रू राइट ट्रांसफ़र हो सकता है, और एक असाइनमेंट के थ्रू भी हमारा राइट ट्रांसफ़र हो सकता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल बताया गया है कि ए ने बी पर सूट किया, कोर्ट ने बी को 1 लाख देने का ऑर्डर किया। ठीक, तो इसमें ए जो हो गया वो डिक्री होल्डर हो गया, बी हो गया हमारा जजमेंट डेटर। तो ए ने बी पर क्या किया, एक सूट किया, और कोर्ट ने बी को 1 लाख देने का ऑर्डर दे दिया है। 1 लाख क्या देने का ऑर्डर दे दिया है। तो हमारा ए कौन हो गया, डिक्री होल्डर, क्योंकि ए के फेवर में डिक्री आई है, और बी हमारा जजमेंट डेटर हो गया, इसके बी के अगेंस्ट में हमारी क्या आई है, डिक्री आई है। तो ये हमारा डिक्री होल्डर। एक बार हम बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं कि डिक्री होल्डर क्या होता है। डिक्री होल्डर का मतलब है कोई भी पर्सन in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made। तो डिक्री होल्डर वो व्यक्ति होता है जिसके फेवर में डिक्री पास की जाती है और वो कैपेबल है एग्जीक्यूशन के लिए, उसे हम डिक्री होल्डर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 का क्लॉज 4 डिस्ट्रिक्ट। तो पहले प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। प्रिंसिपल क्या, सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, न्यू केस जो कोर्ट में जाती है। तो नॉर्मली उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही बोलते हैं। नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही नए केस जाते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन
उनको बोला जाता है जिसमें न्यू केसेस हमारे जाते हैं। और क्लॉज 2 है इंक्लूड्स हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट्स को भी इंक्लूड करता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जिनको बोला जाता है, हाई कोर्ट में भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जाते हैं और वो हाई कोर्ट को इंक्लूड करता है। कुछ हाई कोर्ट्स जैसे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली में ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन होती हैं। कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं जैसे कि बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, में ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन है और उनका टेरिटोरियल एरिया भी डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा सीपीसी के पर्पस के लिए। अब एक ट्रिक है जो कि डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एरिया बोला जाता है और हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड एरिया बोला जाता है। तो ट्रिक्स क्या दी गई हैं, बताई गई है कि डिस्ट्रिक्ट क्या है, इक्वल्स टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एरिया और हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड एरिया। अब हमारा फिफ्थ है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट सेक्शन 2 क्लॉज 5। अब हम 5 फॉरेन कोर्ट स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 5। एक बार हम इसको पहले बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 4 की क्या बात करता है। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया क्या बेयर एक्ट में, मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction हियर इन आफ्टर कॉल्ड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and includes the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high court। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब वही बताया गया कि लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction जो भी कोर्ट्स की सिविल कोर्ट्स की होती हैं ऑफ ओरिजिनल jurisdiction वो है, और हियर इन आफ्टर से ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं और इसी में इंक्लूड किया गया है जितनी हमारी लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन है जैसे कि हाई कोर्ट, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब इंक्लूड होती है, डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड होती हैं। फिर अब 5 फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या होता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 5 दो कंडीशंस बताई गई फॉरेन कोर्ट की। कोर्ट इंडिया के बाहर हो, फॉरेन कोर्ट्स कौन सी होती हैं, जो इंडिया के बाहर हो वो फॉरेन कोर्ट्स बोलते हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश ना किया हो। तो फॉरेन कोर्ट्स दो कंडीशंस बहुत इजी हैं। फॉरेन कोर्ट उसको बोलते हैं जो इंडिया के बाहर है हो वो कोर्ट, तो उसे हम फॉरेन कोर्ट बोलते हैं, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश ना किया हो तो वो हो जाएंगी फॉरेन कोर्ट। इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग से अगर हम समझें तो यूएसए, यूके, फ्रांस की कोर्ट ये जितनी भी हैं ये सारी हमारी फॉरेन कोर्ट है। और इंडियन एम्बेसी के अंदर कोई ट्रिब्यूनल अगर सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे तो उसे फॉरेन कोर्ट्स नहीं बोलते हैं। तो जो हमारी इंडियन एम्बेसी भी अगर अपने ट्रिब्यूनल या टेरिटरी के अंदर फॉरेन कोर्ट को इस्टेब्लिश कर रही हैं तो वो फॉरेन कोर्ट्स नहीं बोली जाएंगी। अगर कोई कोर्ट इस्टेब्लिश करे तो वो फॉरेन कोर्ट नहीं है। फॉरेन कोर्ट वही हैं जो हमारे इंडिया की टेरिटरी के बाहर हैं, फॉरेन कोर्ट्स बोली जाएंगी। यूएसए, यूके, फ्रांस ये सारी कोर्ट्स फॉरेन कोर्ट कहलाती हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है फॉरेन कोर्ट? फॉरेन कोर्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 13 एंड 14 सीपीसी में फॉरेन जजमेंट्स की कंक्लूसिवनेस डिस्कस होती है। फॉरेन कोर्ट हमारी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 13 और 14 का जो कंक्लूसिव बताया गया है वो इसमें डिस्कस किया गया है, इसीलिए हम बोलते हैं फॉरेन कोर्ट। तो अब फॉरेन कोर्ट एक बार बेयर एक्ट में देख लेते हैं डेफिनेशन क्या दी गई है। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट स्टैट्यूट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन कोर्ट का मतलब होती है वो कोर्ट जो स्टैट्यूट है इंडिया के बाहर और वो इस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट में हमारी सेक्शन 2 क्लॉज 6 दिया गया है फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन। अगर फॉरेन कोर्ट ने कोई डिसीज़न दिया, अगर कोई भी हमारी फॉरेन कोर्ट ने डिसीज़न दिया है वो फॉरेन जजमेंट्स हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? फॉरेन जजमेंट्स कहलाएंगे।
अब इम्पॉर्टेंट लिंक किया गया है सेक्शन 13 जो CPC का है, इसमें फॉरेन जजमेंट हमारा आ जाता है। तो सेक्शन 13 CPC कहता है फॉरेन जजमेंट्स कंक्लूसिवली बाइंडिंग होगी एक्सेप्ट इन 6 सिचुएशंस। तो हमारी जो जितनी भी फॉरेन जजमेंट्स हैं वो सारी ही कंक्लूसिवली बाइंडिंग कब होंगी? फॉरेन जजमेंट्स हमारी कंक्लूसिवली बाइंडिंग होगी एक्सेप्ट इन 6 सिचुएशंस, मतलब सब में हमारी फॉरेन जजमेंट्स क्या होंगी? बाइंडिंग होगी, लेकिन इन 6 कंडीशंस में हमारी फॉरेन जजमेंट्स नहीं लगेंगी। कब? अगर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, नॉट ऑन मेरिट्स है, फ्रॉड है, अपोज टू नेचुरल जस्टिस, फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, कॉन्ट्रैरी टू द पब्लिक पॉलिसी। तो अगर हमारे फॉरेन कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन ही नहीं है तो उसका फॉरेन जजमेंट्स नहीं लागू होगा। नॉट ऑन मेरिट्स मतलब जो एक इंडिया का मेरिट्स में देना चाहिए, नॉट ऑन मेरिट्स का मतलब है कि ऐसा मेरिट मतलब लोगों के मेरिट्स पे डिसीज़न जब भी हमारी फॉरेन कोर्ट डिसीज़न दे तो ट्रू नेचर का होना चाहिए, डिसीज़न जस्टिस मिल सके सामने वाले पार्टी को, ये नहीं कि सामने वाले के पार्टी के अगेंस्ट में आप दे रहे हो या उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो नॉट ऑन मेरिट्स में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रॉड है तो भी ये बाइंडिंग नहीं होगा। फ्रॉड अगर हमारी कोर्ट ही फ्रॉड कर रही है, अपोज टू द नेचुरल जस्टिस के बेसिस में जजमेंट नहीं आ रहा है, फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ में इंडियन लॉ ने क्या पाया कि ब्रीच पाया उनके जजमेंट्स में, या कॉन्ट्रैरी टू द पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो फिर हमारी सेक्शन 13 के जो फॉरेन जजमेंट्स बताया गया है वो बाइंडिंग नहीं होंगी इन 6 कंडीशंस में। एग्जाम्पल, यूएस कोर्ट ने डाइवोर्स डिक्री दिया, इंडिया में इन्फोर्स करने के लिए सेक्शन 13 चेक होगा। मतलब ये जो है एक यूएस कोर्ट ने डाइवोर्स डिक्री दिया जहाँ पे इंडिया में इन्फोर्स कराने के लिए सेक्शन 13 में उसका चेक किया जाएगा, ये जो भी कंडीशंस बताएगी उसमें चेक किया जाएगा। एक केस बताया गया वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वाई वेंकट लक्ष्मी 1991 का एक जजमेंट दिया गया जहाँ पे फॉरेन डाइवोर्स डिक्री ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होती हैं इंडिया में। अगर फॉरेन डिवोर्स है और उसकी डिक्री आई है तो वो ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होगी हमारे इंडिया में। तो ये हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 6 बात करता है। फॉरेन जजमेंट का मतलब है मीन्स द जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट, ऐसी जजमेंट्स जो फॉरेन कोर्ट्स के द्वारा दी जाती हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। अब सेक्शन 2 का क्लॉज 7 गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन दी गई है, वो क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया ऑफिसर जो CPC के अंडर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करे। तो गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, ऐसा ऑफिसर जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया हो, जो CPC के अंडर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन करे। इंक्लूड किया गया है ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लीडर। इसमें और कौन कौन आ जाता है? ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लीडर आ जाता है, कोई और प्लीडर जो उसके डायरेक्शन में एक्ट करे। एग्ज़ाम पॉइंट से बताया गया है गवर्नमेंट सूट्स में ऑर्डर 27 CPC अप्लाई होता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट के लिए पॉइंट्स बताया गया कि गवर्नमेंट जो सूट होती हैं उसमें ऑर्डर 27 CPC का अप्लाई होता है। गवर्नमेंट प्लीडर स्टेट का ऑथराइज्ड एडवोकेट होता है, और गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? स्टेट का ऑथराइज्ड प्लीडर होता है। तो गवर्नमेंट प्लीडर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दी गई है। गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स कोई भी एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज्ड by this code on the government pleader and also any pleader acting under the directions of the government pleader। तो गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड करता है किसी भी ऑफिसर को जो अपॉइंट किया गया हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और वो परफॉर्म कर रहा हो सारे फंक्शंस एक्सप्रेसली जो इम्पोज किए गए हैं बाय द कोड के द्वारा ऑन दी गवर्नमेंट प्लीडर के ऊपर।
प्लस ऑल्सो कोई भी ऐसा प्लीडर जो एक्ट कर रहा हो अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर के एक्ट पे काम कर रहा हो तो उसे हम गवर्नमेंट प्लीडर बोलेंगे। फिर अगली हमारी डेफिनेशन किसकी दी गई है, हाई कोर्ट की दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 7A में दी गई है। तो हाई कोर्ट में क्या बोला गया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के रिलेशन में हाई कोर्ट एट कलकत्ता, अब कलकत्ता हाई कोर्ट को हाई कोर्ट माना जाएगा। मतलब अंडमान और निकोबार जो हमारा आइलैंड है उसके रिलेशन में अगर हम बात करें तो जो हमारी हाई कोर्ट एट कलकत्ता है तो उसको भी हाई कोर्ट माना जाएगा। वहाँ की भी जो हाई कोर्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड की, वहाँ की भी हाई कोर्ट को हम कलकत्ता की हाई कोर्ट मानेंगे। ये टेरिटोरियल क्लैरिफिकेशन है। तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 7A बताता है हाई कोर्ट इन रिलेशन टू दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। तो हाई कोर्ट के रिलेशन में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसका मतलब है हाई कोर्ट इन कलकत्ता, उसका ये मतलब है। अब हमारी सेक्शन 2 की क्लॉज 7B एक डेफिनेशन दी गई है जो कि लास्ट में मैंने लिखा है ये। तो सेक्शन 2 क्लॉज 7B इंडिया की डेफिनेशन दी गई है जहाँ पे सर्टेन सेक्शंस को छोड़कर, जो भी हमारे सर्टेन सेक्शन है उसको छोड़ करके इंडिया का मतलब पूरा टेरिटरी ऑफ इंडिया है। हिस्टोरिकली जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूजन था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद पोजीशन मॉडिफाई हो चुकी है। तो जो हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 7B है उसमें बताया गया इंडिया क्या है। तो इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। तो जो भी हमारे सर्टेन सेक्शंस हैं उनको छोड़ करके इंडिया का मतलब बताया गया कि पूरी टेरिटरी जो इंडिया की है वो सब चीज़ आता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूड किया गया था, अब उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो एक बार हम बेयर एक्ट से देख लेते हैं इंडिया की डेफिनेशन क्या दी गई है। सेक्शन 7B इंडिया एक्सेप्ट इन सेक्शन 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 83 एंड 87A मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो हैं ये सारे इंडिया की डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं इन सारे सेक्शंस को छोड़ करके, और जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूड किया गया था तो अब इंक्लूड हो चुका है। फिर सेक्शन 2 की क्लॉज 8 की डेफिनेशन दी गई है जज की। जज कौन होता है, हम कोई भी ऐसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट का कोई भी ऐसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसे हम बोलते हैं जज। इम्पॉर्टेंट क्या है, हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज कहलाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जज नहीं है। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको जज नहीं बोलेंगे लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जज हम बोलेंगे। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जज की, मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर क्लॉज 9 सेक्शन 2 का जजमेंट की डेफिनेशन दी गई है जहाँ पे स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो कि जज के द्वारा दिया जाता है, किस ग्राउंड्स पे, डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे हमारा जज क्या देता है, स्टेटमेंट देता है, उसे हम बोलते हैं जजमेंट। मतलब क्या है, मीन्स जजमेंट मतलब होता है रीजनिंग। कोई भी कोर्ट अगर रीजनिंग देती है उसे हम जजमेंट बोलते हैं। और डिक्री क्या है, फाइनल ऑपरेटिव पार्ट होता है। फाइनल का ऑपरेटिव पार्ट होता है कि अभी एक राइट क्रिएट कर दिया गया है, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। जजमेंट में फैक्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, फाइंडिंग्स होती हैं, रीजंस होते हैं। तो जजमेंट क्या बताया गया, जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। अब क्लॉज 10 डेफिनेशन दी गई है जजमेंट डेटर की।
जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई हो या एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर हुआ हो। तो जजमेंट डेटर कौन होता है? जजमेंट डेटर वो व्यक्ति होता है जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हो गई है या एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर हुआ है, उसे हम जजमेंट डेटर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ए ने केस जीता। ए ने अगर केस जीता तो उससे क्या बोला गया है? डिक्री होल्डर बोला गया है। और बी जिसको पैसा देना है तो उसे हम बोल रहे हैं जजमेंट डेटर। तो हम जजमेंट डेटर की पढ़ रहे हैं, तो जिसके अगेंस्ट में है तो वो जजमेंट डेटर कहलाता है। और डिक्री होल्डर जो केस जीता है उसे हम बोलते हैं डिक्री होल्डर। क्या दी गई है बेरेक्ट में डेफिनेशन हमारी? जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। उसके अगेंस्ट में कोई भी डिक्री पास हुई है तो उसे हम बोलते हैं जजमेंट डेटर। क्लॉज 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन दी गई है, वो व्यक्ति जो लॉ के अकॉर्डिंग डिसीज्ड पर्सन की स्टेट रिप्रेजेंट करे। तो मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है? एक व्यक्ति है जो ये मर गया, इसका डेड हो गया, तो इसका एलआर जिस कैपेसिटी में केस लड़ रहा है या उसकी जो भी केसेस को हैंडल कर रहा है उसे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो वो व्यक्ति जो लॉ के अकॉर्डिंग डिसीज्ड पर्सन की स्टेट रिप्रेजेंट करता है, मतलब अब एक ही जगह ए एलआर, अगर मतलब कोर्ट में केस चल रहा था तो अब इसका एलआर जा कर के केस लड़ेगा, उसे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। इसमें इंक्लूड हो गया है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकते हैं? लीगल एयर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, या कोई भी जो स्टेट में इंटरफेयर करे। ऐसा व्यक्ति जो इसमें इंटरफेयर कर रहा है या बीच में है तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। एक केस दिया गया है, कस्टोडियन ऑफ ब्रांचेस ऑफ बैंको Nacunan, sorry for the pronunciation, अल्ट्रा मैनीरो वर्सेस नलनी बाई नाइक। तो इसके क्या बताया गया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का स्कोप वाइड है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का इसमें स्कोप क्या वाइड बताया गया है। तो डेफिनेशन क्या दी गई है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इज़ इन लॉ represents the state of a deceased person and includes any person who intermeddles with the state of the deceased and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the state devolves on the death of the party so suing or sued, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। फिर क्लॉज 12 में डेफिनेशन क्या दी गई है? मैने प्रॉफिट की डेफिनेशन दी गई है। मैने प्रॉफिट क्या होता है? तो मैने मीन्स होता है इंटरमीडिएट, और मैने प्रॉफिट का मतलब होता है बीच का इलीगल प्रॉफिट। बीच का इलीगल प्रॉफिट कैसे? जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से कब्ज़ा कर लेता है तो असली ओनर को प्रॉपर्टी वापस मिलेगी, उस बीच का रेंट प्रॉफिट भी मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति है प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से कब्ज़ा कर लेता है अगर, तो ओनर को फिर वो वापस करना ही पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसके एसेंशियल्स क्या क्या दिए गए हैं मैंने प्रॉफिट के? मैंने प्रॉफिट क्लेम करने के लिए 5 एलिमेंट्स होने चाहिए कि पहला तो रॉन्गफुल पोजीशन, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है ए और बी के बीच कोई ट्रांसफ़र हो रहा है तो सी जो है गलत तरीके से इसमें क्या कर लिया है? कब्ज़ा कर लिया है, तो सी क्या कहलाएगा? मैंने प्रॉफिट्स उसने एक्वायर कर लिया है। तो पहले तो रॉन्गफुल पोजीशन, सी ने रॉन्गफुल पोजीशन ले लिया है। पोजीशन इलीगल होना चाहिए मैंने प्रॉफिट के लिए। फिर क्या है? ट्रेसपासर, ट्रेसपासर या टेनेंट आफ्टर टर्मिनेशन, कोई ट्रेसपासर हो सकता है या टेनेंट हो सकता है आफ्टर टर्मिनेशन के बाद, और तो वो रॉन्गफुल पोजीशन के लिए ट्रेसपासर होना चाहिए, टेनेंट होना चाहिए आफ्टर टर्मिनेशन। मतलब अगर कोई आपकी टेनेंसी का कोई एग्रीमेंट बना था वो टर्मिनेट हो गया
और टेनेंट जो है स्टिल वो वहाँ पे रह रहा है, तो उसे भी हम रॉन्गफुल पोजीशन बोलेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टी का होना, कोई भी प्रॉपर्टी उसका होना। मैंने प्रॉफिट सिर्फ प्रॉपर्टी केसेस में ही होता है हमेशा। कोई रॉन्गफुल पोजीशन ले लिए तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मस्ट है कि वो प्रेजेंट हो, एग्जिस्टेंस में हो। थर्ड है एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉफिट। एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉफिट क्या है? सिर्फ जो कमाया नहीं, जो कमा सकता था वो भी इंक्लूड होता है। मतलब जो ए को जो प्रॉपर्टी मिली है वो बस नहीं बोला जाएगा कि ये मैंने प्रॉफिट इसने सी ने ले लिया, पोजीशन रॉन्गफुल पोजीशन ले लिया, तो वो बस नहीं। अगर ये वाली प्रॉपर्टी मिल भी सकती थी ए को, तो भी अगर इसने ले ली है तो भी मैंने प्रॉफिट कहलाएगा। डेफिनेशन में लिखा है एक्चुअली रिसीवर और माइट विथ ऑर्डिनरी डिलिजेंस हैव रिसीव्ड। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? एक्चुअली रिसीवर का मतलब बताया गया, या माइट विथ ऑर्डिनरी, ये एक स्टेटमेंट दी गई है, डिलिजेंस हैव रिसीव। और फोर्थ में है इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। मैंने प्रॉफिट्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता है। और फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट्स एक्सक्लूडेड। इसमें इम्प्रूवमेंट्स, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स कराया गया था तो उसको एक्सक्लूड किया गया है। अगर इलीगल पोजीशन ने कंस्ट्रक्शन या इम्प्रूवमेंट्स किया तो उसका प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। अगर उसका जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में वो इंक्लूड नहीं होगा। एक एग्जांपल दिया गया है कि ए की लैंड पर बी ने इलीगल कब्ज़ा कर लिया। ए ने क्या किया? ये किसकी लैंड है? ये बी की लैंड है, और इसने क्या किया है? इलीगल पोजीशन ये इलीगल कब्ज़ा कर लिया है 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। मार्केट रेंट था 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ था, और 3 साल में 36 मंथ्स हो गया, तो 36 को अगर 20,000 से करोगे तो 7,20,000। तो ए को मिलेगा लैंड 7,20,000 प्लस इंटरेस्ट, सब कुछ देना पड़ेगा। ए की लैंड पर बी ने इलीगल कब्ज़ा किया, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत ट्रैक में चली गई। मतलब ये ए की लैंड थी, ये लैंड किसकी थी? ए की थी, और बी का इलीगल पोजीशन था। तो ए को ये सब चीज़, मतलब बी को अब इसको देना पड़ेगा, लैंड देनी पड़ेगी 7,20,000, मतलब 3 साल के लिए उसने इलीगल पोजीशन किया था, और मार्केट रेंट 20,000 था, तो उसमें इंटू करेंगे तो 7,20,000 देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये है मैंने प्रॉफिट। इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस भी बताया गया कि रेंट और मैंने प्रॉफिट का डिफरेंस भी बताया गया है कि रेंट में लॉफुल पोजीशन होता है, मैंने प्रॉफिट में रॉन्गफुल पोजीशन होता है। रेंट कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में बनता है। ये कंपनसेशन नेचर, मतलब कंपनसेशन दे दिया गया या इलीगल पोजीशन ले लिया तो उसमें आप कंपनसेशन देना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेगा। टेनेंट पेज, इसमें रेंट कौन देता है? टेनेंट पे करता है। और मैंने प्रॉफिट में ट्रेसपासर पे करता है, जो जिसने रॉन्गफुल पोजीशन या ट्रेसपास किया है वो देगा। नेचर क्या है मैंने प्रॉफिट का? नेचर है इट इज़ कंपलसरी, ये कंपलसरी होना चाहिए। नॉट पीनल, पीनल नहीं है। इट रिस्टोर्स राइटफुल ओनर्स लॉस, मतलब इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है, बस जो राइटफुल ओनर होता है उसको मिल जाता है, ये बताया गया। प्रोसीजर, अब इसमें प्रोसीजर क्या बताया गया कि ऑर्डर 20 रूल 12 CPC का प्रोसीजर क्या है कि ऑर्डर 20 रूल 12 में बताया गया, प्रोसीजर बताया गया है कि कोर्ट क्या करेगा। तो डिक्री फॉर पोजीशन के लिए एक डिक्री क्रिएट कर देगा, मतलब ये जो एग्जांपल था वहाँ पे, तो कोर्ट क्या कर देगा? एक डिक्री यानी कि राइट क्रिएट कर देगा अगेंस्ट बी के। मैंने प्रॉफिट के लिए इंक्वायरी करेगा, और सेपरेट प्रोसीडिंग्स फॉर कैलकुलेशन, सेपरेट प्रोसीडिंग्स होंगी फॉर कैलकुलेशन के लिए। कोर्ट पास्ट मैंने प्रॉफिट्स, फ्यूचर मैंने प्रॉफिट्स टिल पोजीशन डिलीवरी, जो हमारी पास्ट की मैंने प्रॉफिट्स थी या फ्यूचर मैंने प्रॉफिट्स थी, जब तक पोजीशन डिलीवर नहीं हो जाता तब तक कोर्ट देखेगी।
पास्ट वर्सेस फ्यूचर मैंने प्रॉफिट क्या है? पास्ट मैंने प्रॉफिट क्या था? सूट फाइल होने से पहले का प्रॉफिट, जो भी सूट जब फाइल हुआ उसके पहले का प्रॉफिट कितना था, और जो आने वाला मैंने प्रॉफिट है उसमें कितना प्रॉफिट है। तो सूट फाइल होने के बाद से पोजीशन मिलने तक, तो सूट फाइल होने के बाद से जितना पोजीशन मिलने तक, तो सब कुछ कैलकुलेट हो करके डैमेज देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा मैंने प्रॉफिट। फिर इम्पॉर्टेंट केस लॉ बताया गया है, फतेह चंद वर्सेस बालकृष्ण दास। तो ये एक केस बताया गया है जहाँ पे कंपनसेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया इस केस में, और सारा दामनी कंडप्पन वर्सेस एस राजलक्ष्मी मार्केट वैल्यू अप्रोच क्लैरिफाई किया गया है। कैलकुलेशन का बेसिस क्या है? कोर्ट देखेगा, ये ऑलवेज कौन देखेगा? हमारा कोर्ट देखेगा। मार्केट ट्रेंड, लोकेशन, नेचर ऑफ प्रॉफिट क्या है, इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, एविडेंस ऑफ रेंटल वैल्यू क्या है, ये सब हमारा कोर्ट देखेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो प्लेंटिफ को प्रूफ करना होगा। जो हमारा प्लेंटिफ है उसको प्रूफ करना होगा रॉन्गफुल पोजीशन किसका है, रेट ऑफ प्रॉफिट किसका है। तो ये हमारे प्लेंटिफ को बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, बर्डन उसके ऊपर। अब बेयर एक्ट में क्या दिया गया है? मैंने प्रॉफिट की डेफिनेशन, मैंने प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट। तो मैंने प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसका मतलब प्रॉफिट जो कि पर्सन ने रॉन्गफुल पोजीशन ले लिया, उस प्रॉफिट का एक्चुअली रिसीव कर लिया या माइट ले सकता था, विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस ही हैव रिसीव देयर फ्रॉम टुगेदर विद इंटरेस्ट के साथ ऑन सच प्रॉफिट, बट शैल नॉट इंक्लूड, इसमें नहीं होता प्रॉफिट ड्यू टू, अगर इम्प्रूवमेंट्स किए हैं कोई भी तो इसमें मैंने प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड होता है। मेड बाय द पर्सन के द्वारा इन रॉन्गफुल पोजीशन में जो भी उसने इम्प्रूवमेंट्स किए होंगे तो उसको भरपाई नहीं दी जाएगी मैंने प्रॉफिट्स में, ये इंक्लूड नहीं होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम बाकी की डेफिनेशंस कल पढ़ेंगे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक्स एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने भी दोस्तों को शेयर प्लीज़ करिएगा। और डेली हमारी इस टाइम पे मैं वीडियोस अपलोड कर दूँगी सीपीसी के। हम सारे सेक्शंस बहुत अच्छे से और धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी कोई नहीं है। थैंक यू, कल मिलते हैं।